यूपी बोर्ड की साल 2026 की परीक्षाओं का आगाज़ कल यानी 18 फरवरी से होने जा रहा है और इस परीक्षा में अगर हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लासेस की बात करें तो 52,30,297 जो परीक्षार्थी हैं वो एनरोल्ड हैं इस परीक्षा में, वो शामिल होंगे। तो किस तरह से तैयारी की गई है, हम इस वक्त यूपी बोर्ड के जो कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और यहाँ से सभी जो 18 ज़िले 18 जो मंडल हैं वहाँ की मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखें तो 24 घंटे यहाँ से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। 3 शिफ्ट्स में जो लोग हैं, जो बोर्ड और शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, वो लगातार नज़र बनाए रखेंगे कि किस तरह से परीक्षा आयोजित की जा रही है। आप देखें सभी जो अलग अलग मंडल हैं उनके यहाँ पर वो लगे हुए हैं, उनकी डेस्क अलग अलग बनी है। वाराणसी, देवी पाटन, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और हर मंडल में जो स्ट्रांग रूम है, जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, जो क्लास रूम है, उस पर नज़र रखी जा रही है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हैं यूपी बोर्ड से ऋचा श्रीवास्तव जी, उनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरह की तैयारी की गई इस परीक्षा की? 24/7 मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। CCTV कैमरा की लाइव मॉनिटरिंग की जाती है स्ट्रांग रूम की, खासतौर से मुख्यालय स्तर पे, और लखनऊ में कंट्रोल रूम में, वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जाती है लाइव। और जो भी समस्याएं जहाँ पे कुछ हमें लगता है, तत्काल जो है जनपद में जो गठित है कंट्रोल रूम, उनके साथ संपर्क करके उसको दूर किया जाता है समस्याओं को। सभी जो स्ट्रांग रूम है, जो सभी क्लासरूम हैं जहाँ परीक्षाएं होनी है, सब यहाँ पर आप लोग CCTV से देख सकते हैं? बिल्कुल लाइव देख सकते हैं एकदम। और 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है, शिफ्ट बदलती रहती है, पर यहाँ पे एकदम फोकस होकर जो है लाइव मॉनिटरिंग की जाती है एकदम। और स्ट्रांग रूम की भी खासतौर से यहाँ पर मुख्यालय स्तर पे, और साथ साथ जब परीक्षा जब होगी तो उस समय स्ट्रांग रूम साथ साथ जो क्लासरूम्स हैं उनको भी देखा जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। नोएडा के सेक्टर 82 में रहने वाली एक महिला इंजीनियर को साइबर जालसाजों ने अपने झांसे में लेकर तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास की ठगी कर ली। महिला को खुद को एयरटेल का कर्मचारी बताकर एक व्यक्ति ने फ़ोन किया और सिम को 4G के बदले 5G में बदलने के झांसा देकर सिम बंद करा दिया गया। और जिस दौरान सिम बंद था उस दौरान अलग अलग बैंक खातों से पैसे निकाले गए और अपने बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए गए। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पैसा निकाला गया। जब सिम शुरू हुआ तो महिला को इस बात की जानकारी हुई कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ठगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जिन बैंक खातों में पैसा गया उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, और जो भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए गए थे उन सबको लेकर जांच जारी है। फिलहाल देखना होगा जो आरोपी हैं कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं, क्योंकि साइबर जालसाज अलग अलग तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को इसी तरीके से निशाना बना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड को बड़ी सफलता मिली है। पोरबंदर के जो समुद्र इलाका है उससे 140 किलोमीटर दूर 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो ईरानी जो बोट है वो झड़पी गई है, जिसमें से 200 किलो से ज़्यादा जो ड्रग्स है वो उसको जब्त किया गया है। ये 203 पैकेट्स का टोटल वजन जो है वो उनके जो आप जानते हैं उसकी पैकिंग वगैरह होती है, तो पैकिंग मिला के 210 kg होता है। अराउंड 203 kg उसके अंदर केमिकल होना चाहिए। जब तक केमिकल एस्टेब्लिश नहीं होता है उसके बाद में हम आपको प्राइस है उसके बारे में बता पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये केस थोड़ा सा जल्दी बाहर आ गया था, तो अभी तक वो जो FSL की कार्रवाई है वो चालू हुई है। जैसे आएगा उसके बारे में हम आपको बता पाएंगे। साथ में 2 ईरानी जो लोग हैं उसको हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम अब्दुल मजीद और अब्दुल सत्तार है। ये दोनों जो ईरान से ड्रग्स लेके आए थे। साथ में जो पूछताछ में पता चला है कि जो पंजाब का जो डीलर था वो लेने वाला था, डीलरी जो गुजरात में होने वाली थी, गुजरात से जो ड्रग्स है वो पंजाब जाने वाला था। फिलहाल उसके पास से एक मोबाइल मिला है जिसकी भी जांच चल रही है। 203 पैकेट का वजन 210 किलो के आसपास हुआ है। फिलहाल जो ये ड्रग्स है उसको FSL में जांच के लिए भेजा जा रहा है। साथ में ये पेडलर के साथ कौन कौन जुड़े हुए थे और गुजरात में कहाँ डिलीवरी होने वाली थी, जो पंजाब का जो आदमी है वो कब रिसीव करने वाला था, क्योंकि 15 और 16 तारीख की जो बात है वो चल रही है। 15-16 तारीख को वो पंजाब में डिलीवरी होने वाला था, पर उससे पहले गुजरात ATS ने उनको हिरासत में ले लिया है और जांच चल रही है। कैमरामैन अतुल खत्री के साथ बलदेव प्रमुख क्षत्रिय, अहमदाबाद। दूसरी बाजार की तस्वीर हम आपको लखनऊ के क्वीन मेरी हॉस्पिटल के बगल की बता रहे हैं। उसी कैंपस में मजार को भी बनाया गया है, इस पर भी नोटिस चस्पा किया जा रहा है। और जो अब आखिरी नोटिस दिया गया है उसमें 28 तारीख तक का समय मांगा गया है। हालांकि काफ़ी दिन हो गए इस नोटिस को चस्पा किए हुए, लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई जानकारी इनकी तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई है।
और ये जो नोटिस है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 28 तारीख का समय दिया गया है 2 से 5 बजे तक आप किसी भी स्थिति में इसकी जानकारी दे दें कि आखिर इस मज़ार के पीछे क्या है, कौन से दस्तावेज हैं और कब से ये मज़ार यहाँ पर बनी हुई है। तो अभी भी इसको लेकर कोई जवाब मज़ार की तरफ से नहीं दिया गया है और ऐसी कुल 6 मज़ारें हैं जिनमें ये नोटिस चस्पा किया गया है, जिनमें जो यहाँ के मुतवल्ली लोग हैं वो लोग रहते हैं। पे तो लिखा है ना कि 28 तारीख तक आपको जवाब देना है। तो क्या बड़ों ने कुछ क्या हमें नहीं मालूम भैया, जानकारी नहीं। आप यहाँ देख रहे जी हम खाली आते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, सफाई सुथराई करके 8 बजे अपने घर चले जाते हैं, बस नहीं करते हैं। ये इस मज़ार की देखरेख करती हैं और इनका ये मानना है कि जो है यहाँ पर जो अभी जानकारी है वो इन्हें इस बात की नहीं है कि नोटिस का जवाब दिया गया कि नहीं दिया गया। हालांकि जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसकी तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी तक कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया। 28 तारीख तक का इंतजार है। 28 के बाद फिर जो मेडिकल कॉलेज कमेटी है वो फैसला करेगी कि आखिर इसमें किस तरह से कदम बढ़ाने। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। पहलगाम बाईसरन आतंकी हमले के बाद बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉटों को जो है बंद किया गया था, लेकिन जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिर एक बार कल जो है एक ऑर्डर निकाला गया है, उस ऑर्डर में उसने बाज़ाब्ता तौर पर 14 टूरिस्ट स्पॉटों को फिर से रीओपन किया गया है। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो कश्मीर घाटी में 11 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको रीओपन किया गया है और जम्मू डिवीजन में 3 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स है जिनको रीओपन किया गया है। लेकिन अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो कश्मीर घाटी में फेमस टूरिस्ट स्पॉट चाहे गुलमर्ग की बात करेंगे या गुरेज की बात करेंगे तो काफी ज्यादा भीड़ जो है वो विंटर में रही थी, लेकिन गुरेज को फिर से रीओपन किया गया है क्योंकि गुरेज में काफी ज्यादा समर में भीड़ होती है टूरिस्टों की, क्योंकि अलग अलग देशों से अलग अलग स्टेटों से जो टूरिस्ट है वो गुरेज की तरफ रुख कर रहे थे क्योंकि गुरेज काफी ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो है माना जाता है। इसी तरीके से अगर हम साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करेंगे तो कोकरनाग जो कि फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे भी एक पार्क जो है दनपुर पार्क उसको भी रीओपन किया गया है। श्रीनगर में भी एक पार्क को जो है फिर से रीओपन किया गया है। अगर हम कुपवारा की बात करेंगे या शोपियान की बात करेंगे तो इन डिस्ट्रिक्टों में भी बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद किया गया था उनको बाज़ाब्ता तौर पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर रीओपन किया गया है। लेकिन अगर हम पहलगाम की बात करेंगे तो पहलगाम के सारे लोग इसमें खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन पहलगाम के लोगों का यही कहना है कि अगर हम बाईसरन की बात करेंगे तो बाईसरन को फिर से रीओपन किया जाएगा क्योंकि पहलगाम में काफी ज्यादा विंटर में भीड़ रही थी, क्योंकि अब समर आने वाला है तो वो वहां पे चाहे होटल वाले की बात करेंगे या घोड़े वालों की बात करेंगे, उनका यही कहना है कि इससे हमें ज्यादा इससे जो है फायदा मिलेगा अगर फिर से बाईसरन को रीओपन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की एक नहर में संत के बॉडी मिलने की जब जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दरअसल यह संत 10 फरवरी से हरिद्वार के भगवानपुर इलाके से लापता बताया जा रहा था। उसके बाद से जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की और ये जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की कृष्णा नदी में इस संत का शव मिला है, तो उसके बाद जो छानबीन में सामने आया वो चौंकाने वाला था। दरअसल बताया जा रहा है पुलिस जानकारी के अनुसार कि इस संत के महिला के साथ अवैध संबंध थे और इन अवैध संबंधों के चलते ही उस महिला के पति ने इसको कहीं ना कहीं महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा और उसके बाद कुल्हाड़ी से इस पर वार किया और इसकी मौत हो गई। सबूत और पूरी घटना को छिपाने के लिए इसका शव कृष्णा नदी में बहा दिया गया। हालांकि जब शव मिला तो उसके बाद परत दर परत खुलने लगी और सारा सच सामने आ गया। हरिद्वार पुलिस ने भी इस पूरे मामले में कड़ाई से पूछताछ करते हुए और उसके बाद अपनी पड़ताल में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें न केवल आरोपी महिला है, उसके पति और एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हरिद्वार पुलिस ने इस पूरे मामले में घटना के लिए प्रयुक्त की गई जो कुल्हाड़ी थी जिसके द्वारा उसकी हत्या की गई थी संत की, उसको भी बरामद कर लिया गया है। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। एटा में थाना जैतरा पुलिस और एसओजी टीम ने 12 घंटे में स्टाम्प वेंडर की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें
ये पत्नी प्रेमी संग मिल करके पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बताया जा रहा है कि पहले उसको शराब पिलाएगी, फिर उसके बाद में जहरीली स्प्रे उसको ओवरडोज दे करके बेहोश कर दिया और ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं प्रेमिका जो प्रेमी महिला और उसका प्रेमी दोनों ने मिल करके और उनके जो साथी थे उन्होंने मिल करके इसको हादसे का पूरा देने का प्रयास किया। जैसे ही मौत उसकी हो जाती है वही अंगरैया के पास खेतों में उसको सबको फेंक दिया। वहीं किसी ने सूचना थाना जैतरा पुलिस को, बीआरबी को सूचना दी 112 पुलिस को, तो वहाँ तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसकी तुरंतकाल जो है उसकी छानबीन करके पूरे मामले का जानकारी की। तब पता चला कि प्रेमी संग मिल करके पत्नी ने हत्या करके स्टाम्प वेंडर की। उसके बाद में 12 घंटे बाद एटा पुलिस ने खुलासा किया है। ये पूरा मामला एटा के थाना जैतरा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। एटा से अरविंद वजी, न्यूज़ स्टेट, एटा। प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायकों का आरोप है कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करके नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार इसे पूरी तरह नियम सख्त बताते हुए सभी भ्रम दूर करने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये प्रक्रिया गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। एसआईआर ये मिनी एनआरसी है और इसीलिए वो वाले शब्द बोले गए थे कि चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लोगों की वोट काटना चाहती है, खत्म करना चाहती है, इस लोकतंत्र में वोट के महत्व को खत्म करना चाहती है। इसीलिए एसआईआर ये लोग लेकर आए। एसआईआर की जब प्रक्रिया आगे बढ़ी तो फिर फॉर्म नंबर जो 7 आया, 7 के माध्यम से ऐसे ही जहां पर विपक्षी मतदाता हैं उनका फॉर्म नंबर 7 भरकर और ऐसे कई लोगों के सिग्नेचर कराकर जो आदमी भी नहीं है ये वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई और पूरे प्रदेश भर में अलग अलग नेता इन बातों को उठा रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे, ये लोकतंत्र की सुरक्षा का सवाल है। फॉर्म 7 को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहे हैं, नोएडा में कहाँ छप रहे हैं और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए जहाँ जहाँ BLO ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर BLO को हटाया भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं, कहीं कहीं पिटाई भी करी है और थाने में जाओ तो FIR नहीं लिखी जा रही है। तो ये सरकार करा रही है। जबकि सरकार का साफ कहना है कि बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाने की बजाय विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को BLO के पास भेजकर प्रक्रिया की सच्चाई देखे। जितना चुनाव आयोग के द्वारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है उतना ही दूसरे राजनीतिक दलों को है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। 2027 हार रही है, इसलिए इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि कोई वोट काट दिया गया, कटवा दिया गया। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, बूथ पर दौड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया उनके पास वर्कर रहे नहीं और उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका काम भाजपा थोड़ा ना करेगी। ड्रामा है, SIR फोबिया हो गया है समाजवादियों को। पहले भी गए थे, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया नाम बढ़वाना है फॉर्म नंबर 6 भरो, नाम कटवाना है फॉर्म नंबर 7 भरो, कोई संशोधन करना फॉर्म नंबर 8 भरो। कठिनाई कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? SIR की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के द्वारा संचालित हो रही है, भली प्रकार से हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2027 की हार से बचने के लिए SIR को ढाल बना के अपने सर पे ओढ़ना चाहती है। इधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है। उसके क्या
उसके क्या प्रावधान है, दिशा निर्देश दिए हैं, मैनुअल बना हुआ है, मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल लॉज, उसके क्या प्रावधान है। तो इस तरह से पूरा उसका थ्योरेटिकल जो बेस है, ये पूरी एक्सरसाइज वोटर लिस्ट लगाने की, रिवीजन करने की, नाम जोड़ने की, नाम काटने की, संशोधन करने की, उसके बारे में बताया जाता है। इससे पहले विधान परिषद में सोमवार को सीएम योगी ने कांग्रेस का नाम लेकर एसपी पर भी जोरदार तंज कसा था। वर्तमान में प्रदेश में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित होता है। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी करता है, सरकारें नहीं बल्कि तंत्र उसमें उसका अनुपालन करता है। ये सरकार का पार्ट नहीं होता। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और ये आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के नाते उनको कम से कम कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। विधान परिषद तो कांग्रेस विहीन हो गया है। अगर आपको भी यहाँ पर या विधानसभा में समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करिए। सोमवार को ही एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर चुनावी घोटाले का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फॉर्म 7 भरे गए 47 जो फॉर्म 7 जो भरे गए केवल 47 है और जो बीजेपी द्वारा फॉर्म भरे गए वो है 1729 और जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भरे गए फॉर्म वो है 1,28,659। तो आप ये सोचिए कि फॉर्म 7 पॉलिटिकल पार्टीज कितना भर रही हैं और जो अज्ञात व्यक्ति कौन है? अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं है, ये सब अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं। विपक्ष अपने आरोपों के साथ सक्रिय है, लेकिन सरकार और निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है कि एसआईआर पूरी तरह नियम सम्मत है। डिप्टी सीएम के बयान और आयोग के प्रशिक्षण से स्पष्ट है कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। इसलिए एसआईआर को लेकर फिर भी जो भ्रम फैलाया जा रहा है उनका राजनीतिक उद्देश्य साफ नजर आता है। टीम न्यूज़ डे। ₹60,000 महीना, विदेश में नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना, इन्हीं वादों के जाल में फंसाकर युवाओं को देश से बाहर भेजा जाता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलरामपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए बैंकॉक में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देते थे। युवाओं से मोटी रकम और जरूरी दस्तावेज लेकर उन्हें मुंबई से बैंकॉक भेजा जाता था। साइबर स्लेवरी के अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है और एक व्यक्ति जो लाओस में बंधक बना के साइबर स्लेवरी जिससे कराया जा रहा था उसको एम्बेसी के माध्यम से छुड़ाया गया था और उसके द्वारा दिए गए सूचनाओं की जांच करते हुए हमने यहाँ अभियोग पंजीकृत किया। अभियोग थाना तुलसीपुर में पंजीकृत कराया गया था और उस अभियोग की विवेचना करते हुए आज हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साजिश का असली खेल बैंकॉक पहुंचने के बाद शुरू होता था। पीड़ितों को गोल्डन ट्रायंगल मार्ग से अवैध रूप से लाओस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तथाकथित स्कैम कंपाउंड में बेच दिया जाता था। यहां युवकों को बंधक बनाकर ऑनलाइन निवेश, फर्जी स्कीम और चैटिंग के जरिए साइबर ठगी कराई जाती थी। विरोध करने पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न भी किया जाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक आरोपी लाओस में पीड़ितों को रिसीव कर गिरोह से जोड़ता था, जबकि दूसरा भारत में भर्ती और भेजने की जिम्मेदारी संभालता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों को तलाश रही है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया पर विदेशों में नौकरी दिलाने के झांसे में न आए, पहले पूरी जांच पड़ताल करें।
कि लाओस नामक देश में जो हमारा मुकदमावादी है वो इन दोनों के माध्यम से ल्योर होके प्रलोभन देकर, इन दोनों ने अच्छे नौकरी पर प्रलोभन देकर उसे वहाँ ले जाया गया, जहाँ ज़बरदस्ती उससे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कराया जा रहा था और हमारे देश के लोगों का पैसा उससे लूटा जा रहा था। विदेशी नौकरी के नाम पर साइबर गुलामी का ये खेल चौंकाने वाला है, लेकिन समय रहते खुलासे ने कई जिंदगियां बचा ली। पुलिस की सक्रियता से कई और युवा साइबर ठगी का शिकार होने से बच गए। बलरामपुर से सीपी मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।